चीन के साथ हुई खूनी झड़प में शहीद हुए हमारे 20 सैनिकों को, हमारे 20 जवानों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। तस्वीरों में आप शहीद मनदीप सिंह को देख रहे हैं। पटियाला के गांव सील के नायब सूबेदार मनदीप सिंह के घर पर हमारे संवाददाता मोहित मौजूद हैं और इसके साथ ही कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आशिका भी मौजूद हैं। आज शहीद सैनिकों को आखिरी विदाई दी जा रही है। सबसे पहले हम रुख करेंगे पटियाला के गाँव सील का, जहाँ शहीद मनदीप सिंह के घर पर मोहित मौजूद हैं। मोहित, इससे बड़ा सैक्रिफाइस शायद ही कोई सैनिक अपने देश के लिए दे सकता है, जिसे कहते हैं कि सुप्रीम सैक्रिफाइस। इस वक्त जहां आप हैं वहां किस तरह का माहौल है और आज किस अंदाज में शहीद मनदीप सिंह को आखिरी विदाई दी जाएगी? देखिए, इस वक्त पंजाब के पटियाला के सील गांव में मौजूद हूं और यहाँ पर ये जो गलियां आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस वक्त साफ़ सफाई का काम चल रहा है। शहीद का पार्थिव शरीर यहाँ पर आना है, उसको रिसीव करने के लिए, स्वागत करने के लिए यहाँ पर लोग खड़े हैं। लेकिन गम बहुत है, शोक की लहर है पूरे गाँव में। हमारे साथ हरजिंदर सिंह हैं, पारिवारिक मित्र हैं और मनदीप सिंह के साथ ही पले बड़े हैं। हरजिंदर सिंह जी, पूरे गांव में शोक की लहर है। कौन कौन है परिवार में अपने बच्चों को अफसर बनाना चाहते थे, बड़े बड़े सपने थे मनदीप सिंह के, लेकिन अब वो सपने बीच में ही रह गए? उनके परिवार में जो उनके डैडी की डेथ हो गई थी, तो उसके साथ उनके माता हैं, एक बेटा है उनका, तो एक लड़की है। और बेटा उनका 8-10 साल का है, बेटी 17 साल की है। और उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो जैसे भी वो 1 महीना यहाँ पर छुट्टी काट के गए हैं, तो उसके साथ 20 के दिन हुए हैं उनको यहाँ से गए को। तो ये काफ़ी सदमा तो है गांव के लिए, लेकिन शहादत पर गर्व भी है कि शहीद ने अपनी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जान दे दी अपनी। हाँ, बहुत मतलब सादे वाली गल है पर पिंड ਨੂੰ बहुत ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਐਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਉੱਠ ਗਈ, बहुत मेहनत की ਉਹਨੇ। मतलब ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, छोटे ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਬਿੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ। मिलनसार भी थे काफ़ी गांव पूरा, इसीलिए सब आंसू बाहर। मिलनसार ਸੀ। ਇੱਥੇ ही सारे यंग मुंडे, सारी पंचायत, सारे होर भी जो भी हैं, सारे यहाँ साथ दे रहे हैं। सारा पिंड एकजुट है, कोई इसमें वो नहीं है जी। नेहा, इधर इस गली में शहीद मनदीप सिंह का घर है, वहाँ तक हम जाने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं कि काफ़ी पूरे गांव में शोक की लहर है, क्योंकि शहीद के बारे में कहा जाता है काफ़ी मिलनसार थे वो। पूरे गांव में लोगों से मिलना, बातचीत करना। अभी 15-20 दिन पहले ही वो यहाँ पर थे, 1.5-2 महीने की छुट्टी बिता कर गए थे और उसके बाद सीधा उनको चीन बॉर्डर पर तैनात किया गया था। और ये शहीद मनदीप सिंह का घर है और यहाँ पर इस वक्त काफ़ी शोक है, सदमे में है परिवार, और जो परिवार के सपने थे वो एक तरह से बिखर गए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। तस्वीरें देश को देखनी चाहिए न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से कि एक जब सैनिक शहीद होता है तो पीछे उसके परिवार का क्या हाल होता है। परिवार है और शहीद मनदीप सिंह की पत्नी है गुरदीप कौर, जो यहाँ पर काफ़ी सदमे में है। गाँव की जो महिलाएँ हैं वो उनको हौसला दे रही हैं। 3 बहनों के इकलौते भाई थे मनदीप सिंह और काफ़ी उनसे अटैचमेंट था गांव के लोगों का भी। गुरदीप जी, बच्चों को आप बता रहे थे कि अफसर बनाने के सपने थे, क्या कहकर आपको गए थे ड्यूटी पर, और आपको पता था कि सीधा चीन बॉर्डर पर उनकी तैनाती कर दी जाएगी? नहीं, ये तो पता नहीं था। अभी तो बठिंडे में क्वारंटीन थे, बोल रहे थे अभी शायद बठिंडा ही पोस्टिंग आ रही है, यहीं पे रह जाए। फिर वहाँ से ऑर्डर आ गया, फिर बुला लिया उन्होंने, फिर भी क्वारंटीन किए हुए थे रास्ते में। बच्चों के लिए क्या कहकर गए थे? बेटी को इंजीनियर बनाना चाहते थे, बेटे को अफसर, क्या क्या करते? बेटी को कहती है बूढ़ा अफसर बनना, जो मन करता है इसका वो करने दो इसको, और जोबन को तो मैंने अफसर भर्ती कराना है बोल रहे। जो बच्चों की फिटनेस पर भी ध्यान रखते थे? हाँ, फिटनेस पे पूरा ध्यान। सुबह में मुझे फ़ोन कर देना कि बच्चों को उठा और रनिंग करके आएंगे। शाम को मैं उनके साथ जाती थी। तो कितने दिन पहले आपकी बात हुई थी उनसे? अभी 13 तारीख को सुबह में बात हुई थी। अभी बोल रहे थे अभी बात होएगी, फिर तो रेंज निकल जाएगी, तो फिर मैं आगे चला जाऊंगा। मैंने बोला थोड़ा और। 5 दिन से कोई बातचीत नहीं हुई आपकी? नहीं हुई। अब सीधा ये खबर आई? खबर भी क्या, बस टीवी वालों ने ही बताया। यूनिट से तो ऐसे बोल रहे हैं कि अभी ठीक है, इलाज चल रहा है, आप पाठ करो, जो भगवान में ध्यान लगाओ, कोई टेंशन की गल नहीं हैगी। टीवी वाले से तो अभी तक कोई और नहीं आया। वहाँ से तो ऐसे बोल रहे हैं कि ठीक है, रात तक फ़ोन किया हमने, बोल रहे ठीक है।
तो अब सपने जो बच्चों के हैं वो फिर पूरा करने की जिम्मेदारी आप पर आ गई। नेहा, ये तस्वीरें हैं काफ़ी दिल को हिला देने वाली। गुरदीप कौर हैं, बता रही हैं कि बच्चों को लेकर शहीद मनदीप सिंह के ਕਰਾਂਗੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਸਕਦੀ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਕਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ पंचमी क्लास में फर्स्ट डिवीजन में आया और कुड़ी का पेपर दिए हुए। तो ये इस वक्त देखिए काफ़ी गमगीन माहौल है नया यहाँ पर, और परिवार और गांव के लोग कोशिश कर रहे हैं परिवार को संभालने की। और गुरदीप कौर जैसे बता रही थी कि बच्चों के जो अब सपने हैं अब उनको ही पूरा करने होंगे, जिम्मेदारी उन पर होगी। और काफ़ी मुश्किल ये वक्त है परिवार के लिए। 3 बहनों के इकलौते भाई थे दीप सिंह, काफ़ी मिलनसार थे, बच्चों के लिए उनके सपने थे, काफ़ी मेहनत उन्होंने खुद भी की। और फ़िलहाल अब वो हमारे बीच नहीं है, और परिवार का आप देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल मोहित, और आपने जिस तरह से उनकी पत्नी से बात की, किस तरह से अपने आंसुओं को वो रोक नहीं पाई, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा दुख है। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि मनदीप सिंह इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। लेकिन 20 सैनिक जो हमारे शहीद हुए, 20 जवान जो हमारे शहीद हुए, उससे पूरा देश हिल गया है। पश्चिम बंगाल के रहने वाले शहीद विपुल रॉय के पार्थिव शरीर का उनके घर पर इंतजार हो रहा है। थोड़ी देर में उनका पार्थिव शरीर कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। शहीद विपुल रॉय के पिता का उनके पैतृक निवास अलीपुरद्वार में रो रो कर बुरा हाल है। शहीद के पिता को परिवार ने इस बात की कल जानकारी दी। मैं और कप्तान साहब यहाँ पे आए हैं। माननीय मुखर्जी जी के द्वारा जो शहीद हुए हैं विपुल राय, उनका परिवार में और उनकी बेटी यहाँ पे रहती थी। इनको भी आर्मी में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। सुबह कल मॉर्निंग में ये जो है यहाँ से दिल्ली जाएंगे, जहाँ से वेस्ट बंगाल जाएंगे। माननीय मुखर्जी जी के द्वारा इनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, और अभी जो है ये शिफ्टिंग का कार्य कर रहे हैं। अभी ये शिफ्टिंग हम लोग यहाँ से करा रहे हैं। और हमारे साथ कोलकाता एयरपोर्ट से संवाददाता आशिका जुड़ गई हैं। आशिका, शहीद विपुल रॉय का शव, उनका पार्थिव शरीर कब तक कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचेगा, और उनके पार्थिव शरीर को सम्मान देने के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं आशिका? जी फ़िलहाल तो बंगाल के 2 बेटे जो हैं वो शहीद हुए हैं, जो कि दूसरी घटना है। राजेश ओरांग बीरभूम के रहने वाले थे, उनका परिवार बीरभूम में है। उनका शव कोलकाता एयरपोर्ट आज पहुंचना है, और किसी भी समय पहुंच सकता है। यहाँ पर बीजेपी के जो सांसद हैं, 2 सांसद मौजूद रहेंगे, जो कि यहाँ से शव को रिसीव करेंगे और बीरभूम भी ले जाएंगे। उनके घर पर, पैतृक निवास पर उनको जो है अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी, वहीं पे उनका अंतिम संस्कार होगा। एक और जो जिनके बारे में आप बता रही थी, विपुल रॉय, उनके पिता माता भी इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही उनकी पत्नी जो कि मेरठ में रहती थी, जिनको सेना द्वारा दिल्ली लाया गया है, और उनकी पत्नी उनके बेटे का शव जो है वो लेकर के यहाँ आएंगी। उनका भी इंतज़ार हो रहा है अलीपुरद्वार में। जैसा कि आपने कल अभी बताया कि जो शहीद के पिता थे, उनको परसों रात को फ़ोन तो आया सेना के द्वारा, लेकिन उनको ये कहा गया कि आप परिवार के किसी और सदस्य को फ़ोन दीजिए, उनको हम बताएंगे क्या हुआ है। जब परिवार के दूसरे सदस्यों को जानकारी मिली, क्योंकि बहुत वृद्ध माता पिता थे, उनको इस बारे में जानकारी नहीं दी गई थी कल परसों, और कल दिन में जब नेताओं का आना शुरू हुआ, लोगों का आना शुरू हुआ, तब जाकर उनको जानकारी मिली। तो अब जो है दोनों ही ये जो 2 घर हैं, वहाँ पर अपने बेटों को अंतिम विदाई देने के लिए इंतज़ार हो रहा है। नेहा जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आशिका, मैं आपके पास आऊँगी। उससे पहले एक बार मोहित, मैं फिर से आपका रुख करना चाहूँगी। आप जिस जगह पर मौजूद हैं, शहीद मनजीत सिंह से जुड़ी हुई जो यादें हैं, उनको मैं चाहूँगी कि आप हमसे साझा करें, क्योंकि सूबेदार मनदीप सिंह के बारे में कहा जाता है कि हमेशा से ही देश के लिए कुछ करने का जज्बा उनके मन में था, और बिल्कुल उसी शिद्दत के साथ, उसी बहादुरी के साथ चीनी सैनिकों से वो लड़े भी। देखिए नेहा, बिल्कुल ये जो शहीद का घर है, ये पूरे देश को हम दिखा रहे हैं, और देखना चाहिए देश को कि कुर्बानी
जो परिवार देता है उसकी ये तस्वीरें हैं। ये वो बैठक है जहाँ पर एक वक्त में मनदीप सिंह अभी 15-20 दिन पहले ही छुट्टी बिता कर गए थे। यहाँ पर गांव के सब लोग, क्योंकि काफ़ी मिलनसार थे, गांव के लोग उनसे मिलते थे, रिश्तेदार मिलने आते थे। इसी बैठक में ये सब लोग बैठकर बातचीत किया करते थे, लेकिन आज मनदीप सिंह उनके बीच में नहीं है। कब आप लोगों को जानकारी मिली और क्या बताया गया वहाँ पर? काफ़ी बहादुरी से बताया गया कि चीनी सैनिकों के साथ उन्होंने सामना किया और उसके बाद वो शहीद हो गए। मेरे को कल 9 बजे फ़ोन आया था। इसकी पलटन जो इसके पलटन के साहब हैं वो मेरे को जानते हैं, क्योंकि मैं भी उसी एरिया से भी पेंशन आया हूँ 30 अप्रैल को, ऑनरी कैप्टन। मेरी भी चाइना में उसमें हाई अल्टी में ड्यूटी थी, मैं भी 16,000 फुट से नीचे उतरा हूँ। लेकिन जैसे मेरे को 9 बजे फ़ोन आया इसकी पलटन से, साहब मनदीप के चोट लगी। मैं उसको पूछा कितनी चोट लगी भाई? बोला साहब ठीक है, मैं ज़्यादा वैसे ठीक है। कहना साहब 2 घंटे बाद हम आपको पक्की खबर देंगे, क्योंकि वहाँ पे चाइना बॉर्डर पे लड़ाई हुई है, वहाँ पे उनके पास कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं है। तो मैं बोला कैसे? बोला सरकारी फ़ोन से बात हो रही है लेकिन उसका भी कम्युनिकेशन नहीं है। तो बोलो फिर मेरे को 12 बजे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मनदीप शहीदी हो गया। मैं कैसे हुआ? बोला साहब उधर जो हमारी पार्टी गई थी, वो पार्टी का लीडर था मनजीत सिंह जी। मनदीप सिंह, वो लीडर के नाते हो गया, लीडिंग किया उसने पूरी पार्टी को लेकर। एक उसके साथ एक जैसी और था, दोनों लीडर थे ये पार्टी के साथ। जो आगे उनकी पार्टी आई है सामने से चाइना वाली, एक पार्टी को इन्होंने लटा दिया। वो मैं इसमें टीवी पे भी देखा, 2 बंदे उसने मनदीप सिंह ने पकड़ रखे हैं। तो तीसरे बंदे ने आकर उसके परिवार की है, वो इसलिए कैजुअल्टी होगी उसकी। और 12 बंदे से जब वो शहीद हुए तो 2 चीनी सैनिक उन्होंने काबू कर रखे थे। मारे हैं उसने, काफ़ी कैजुअल्टी उनकी भी की है इन्होंने। 2 बंदे ना जो लीडर थे, तकड़ा था, हट्टा कट्टा था, नरवा था, दलेर था। मेरा भाई बहुत ज़्यादा दलेर था, कोई भी काम होता था भाई अपा करेंगे, बहुत दलेर था, वलंटियर रहता था हमेशा। मैं भी उस एरिया में वलंटियर रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा नेहा कि निर्मल सिंह जी उनके रिश्ते में बड़े भाई लगते हैं, वहीं से रिटायर हुए हैं जहां पर फिलहाल मनदीप सिंह जी ड्यूटी कर रहे थे, वहीं से ये भी रिटायर होकर आए, इसलिए इनको तमाम जानकारी है। वहां से उनकी यूनिट के कई लोगों ने इनको बताया। और क्या जानकारी मिली? कहा जा रहा है कि चीनी सैनिक ज़्यादा थे, हमारे सैनिक कम थे, लेकिन फिर भी बहादुरी के साथ उन्होंने डट कर मुकाबला किया, सबक सिखा दिया उनको। जो उनकी छोटी टुकड़ी आई थी चाइना की, वो तो इन्होंने मार दिया। उनको बाद में एक हेलीकॉप्टर में, चिता हेलीकॉप्टर होता है, उसमें 2 हेली आए, उसके अंदर उनकी 450 की स्ट्रेंथ आई है तकरीबन। तो उन्होंने आके इनको 12 बंदों ने मनदीप सिंह को घेरा डाला। लीडर आगे था, ये आगे लीडिंग कर रहा था डंडे के साथ ही। तो उनके पास ये चैनियन के पास हाकी के आगे लगा रखा उन्हें कुछ मटेरियल कैजुअल्टी करने के लिए। तो इसकी मनदीप की यूनिट का एक लड़का कैजुअल्टी हुई है, लेकिन वो बच गया DI लिस्ट से। उसने बताया है कि मनदीप की इतनी बहादुरी देखी, बोला मैं बोल नहीं पा रहा था, लेकिन मैं हल नहीं पा रहा था, लेकिन वो लड़का बच गया। उसने बताया है मनदीप की इतनी तकड़ी दलेरी से ना वो पीछे नहीं हटा है, बोला मारता ही गया। जिसको डंडा मार दिया वो उठा नहीं चैनी, जिसको ही मार दिया उठने की। उनके साथी सैनिक बता रहे हैं। हाँ, उसके साथी सैनिक है वो। अभी वो लेके अंदर एडमिट है वो लड़का, लेकिन वो बच गया, सेफ है। उस लड़के ने पूरी खबर दी है कि ऐसे ऐसे मनदीप बहुत दलेर और बहुत पीछे नहीं हटा बिल्कुल। उसने 12 चैनी ने इकट्ठे होकर उसको घेरा। अच्छा, मनदीप सिंह काफी बहादुर तो थे ही, मिलनसार मुश्किल घड़ी में भी परिवार के सदस्य इस तरह से मनदीप सिंह की बहादुरी के किस्से और किस तरह से अपने आखिरी वक्त तक, जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमारे सभी सैनिक लड़ते लड़ते मारते मारते शहीद हुए, तो इससे पता चलता है कि किस तरह से चीनियों की भी नाक में दम करके उन्होंने रख दिया। मोहित पटियाला में मौजूद हैं, आशिका कोलकाता में मौजूद हैं, और इस बीच चंद्रमोहन हमारे संवाददाता जो हैं वो पटना में हैं। पटना में शहीद सुनील कुमार के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके पैतृक जिले बेहटा ले जाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चंद्रमोहन, अपने आसपास किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? क्योंकि दिल को भारी करने वाला मंजर है, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं चंद्रमोहन गर्व भी है। देखिए, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं, सुनील जो शहीद हैं उनका पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए निकला है। और यह तस्वीर और जो साथ में लोगों का जो जज्बा है वो साफ तौर पर दिखा रहा है। जो भी साथ में लोग मौजूद हैं अंतिम यात्रा में, वो सीधे तौर पर इसका बदला लेने का नारा लगा रहे हैं, तो वहीं साथ में ये भी लगा रहे हैं कि सुनील कुमार अमर रहे। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो जब से इस शहीद का पार्थिव शरीर घर पहुंचा है और घर से जब अंतिम यात्रा के लिए निकला है, तो लोग जो हैं वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और साथ ही इस अंतिम यात्रा में जो भी शरीक हुए हैं उनके आंखों में आंसू तो ज़रूर है, गम ज़रूर है, लेकिन दिल में इस बात को लेकर जज्बा भी है कि उनका जो लाल है, जो शहीद हुआ है, वो देश के लिए शहीद हुआ है, इसलिए भारत माता के जय के नारे भी लगा रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, अंतिम यात्रा में
में हज़ारों लोग मौजूद हैं। पटना के जिलाधिकारी, एसएसपी और साथ में जो आर्मी के जवान हैं वो मौजूद हैं और इस ट्रक पर लेकर उनके अंतिम यात्रा को निकले हैं। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हज़ारों लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और लोग जो हैं वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। तो जो एक जज्बा कहा जाता है वो दिख रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार के लोग जो हैं, उनके बड़े भाई भी सेना में थे जो रिटायर कर चुके हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो चीन ने जिस तरह से कायराना हरकत किया है इसका बदला भारत सरकार को लेना चाहिए। लोगों में जज्बा दिख रहा है और तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकती हैं किस तरह से जो हजारों की संख्या में है वो लोग निकले हुए हैं। बिहार रेजिमेंटल का ट्रक है जिस पर पार्थिव शरीर को रखा गया है। आर्मी के जवान साथ में मौजूद हैं, सेना के जवान साथ में मौजूद हैं और हजारों की तादाद में लोग हैं। आगे अधिकारियों की गाड़ी है, पीछे में लोग मोटरसाइकिल से जैसे बन पड़ता है। एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लोग किस तरह से सड़क पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि सुनील का पार्थिव शरीर इधर से आएगा और वो अंतिम दर्शन करेंगे। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं कैसे लोग सड़क के किनारे खड़े हैं और उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ से गुजरेगा और वो अंतिम दर्शन करेंगे। जी बिल्कुल चंद्रमोहन, जिस तरह की तस्वीरें आपने दिखाई वाकई में ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। देखिए, इससे पता चलता है कि एक जवान की कीमत इस देश के लिए क्या है, क्योंकि एक जवान ही है जो अपने प्राणों का बलिदान देके आपको, हमें, पूरे देश को सुरक्षित रखता है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि किस तरह से शहीद सुनील कुमार की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। क्या आम क्या खास, हर कोई आज इस अंतिम यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है। चंद्रमोहन, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, बिहटा में शहीद सुनील कुमार के पार्थिव शरीर का इंतजार हो रहा है, उनके परिवार में कौन कौन है? बिल्कुल, देखिए जी चंद्रमोहन, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले देखिए, गलवान घाटी में चीन सैनिकों के साथ झड़प में शहीद कर्नल बी संतोष बाबू का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच गया है। लद्दाख से स्पेशल विमान से उनके पार्थिव शरीर को हैदराबाद ले जाया गया, जहां तेलंगाना के राज्यपाल और राज्य के उद्योग मंत्री समेत कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं तेलंगाना के सूर्यापेट से। ये उनका पैतृक घर है, यहाँ पर गलवान घाटी में शहीद हुए थे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू। बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर पहुंचे भी वहां और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। इसके बाद पैतृक गांव तेलंगाना के सूर्यापेट में आज उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से उनके पार्थिव शरीर के इर्द गिर्द पूरी तरह से एक तरह से फूल बिछाए हुए हैं, कुछ इस तरह से उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है उनकी आखिरी यात्रा पर। कर्नल बी संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट में कमांडिंग ऑफिसर के पद पर तैनात थे। शहीद कर्नल के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे हैं और बहुत ही बहादुरी से, बहुत दिलेरी के साथ चीन के सैनिकों के नाक में दम करके, चीन का भारी नुकसान करके हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। तेलंगाना के सूर्यापेट की तस्वीरें, और तस्वीरों में देखिए आप किस तरह से बड़ी संख्या में उस इलाके के आम लोग, जिनके जीवन को शायद कहीं ना कहीं कर्नल संतोष बाबू ने छुआ होगा और आज हम सभी लोगों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तेलंगाना के सूर्यापेट से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां अब से थोड़ी देर पहले देश के तिरंगे में लपेटकर उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक घर लाया गया और आज पूरे सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके पार्थिव शरीर पर फूल बरसाते हुए लोग और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए। इस बीच चलिए हम कोलकाता का रुख करते हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर हमारी संवाददाता आशिका मौजूद हैं। आशिका, इस वक्त आप हमें क्या जानकारी दे सकती हैं? क्या शहीद विपुल रॉय और शहीद राजेश उरांग, इनके बारे में कोई जानकारी मिल रही है, इनके पार्थिव शरीर के बारे में? अभी तक ये जो मूवमेंट है क्या है, कब शुरू ये यहाँ पर शव पहुँचेगा, ये अभी तक तय नहीं है नेहा। हालांकि यहाँ पर ये साफ है कि बीजेपी के सांसद 2 कोलकाता एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जो कि शव को रिसीव करेंगे, आगे बीरभूम तक ले जाएंगे। शहीद राजेश उरांग
के शव को यहाँ से ले जाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के चलते वो इस बार अभी तक घर नहीं पहुँच पाए थे। वो छुट्टी आना चाहते थे, लगातार अपने परिवार से कह रहे थे कि लॉकडाउन ख़त्म होगा तो वो घर आएंगे। जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो परिवार को उन्होंने सूचना दी कि वो आगे चीन की जो सीमा है उस तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ पर उपद्रव चल रहा है। उनकी माँ, उनका ये कहना है कि इस साल वो अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढने वाली थी और कहाँ आज वही माँ अपने बेटे की अर्थी को संवारेंगी। तो कहानी हर जगह से, चाहे फिर पंजाब हो या गम पश्चिम का माहौल बंगाल है, मातम का माहौल है, लेकिन उसके साथ ही कहीं ना कहीं गर्व भी है कि भारत माता ने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। मैं आगे आप लोगों के पास आऊंगी इस खबर पर, लेकिन इस बीच LAC पर हुई चीन के साथ झड़प में छत्तीसगढ़ के कांकेर के रहने वाले जवान गणेश राम कुंजाम भी शहीद हो गए। परिवार को उनके शहीद होने की खबर मिलते ही वहां मातम छा गया और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बताया जा रहा है कि शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज उनके गांव पहुंचेगा, जिसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो शहीद गणेश राम, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, गलवान में ये शहीद हुए और उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है जब से ये खबर मिली है। बताया जा रहा है कि शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज उनके गांव पहुंचेगा और इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक तरफ तो सर बहुत गुस्सा भी है और एक तरफ कि मेरा दोस्त, मेरा भाई देश के लिए शहीद हुआ है। भारत सरकार से यही मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो मेरा भाई शहीद हुआ है उसका बदला, उसका हिसाब भारत सरकार से मेरी यही अपील है कि उसका बदला लिया जाए। लद्दाख की गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत पर देश भर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यूपी और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोलकाता में जवानों की शहादत से गुस्से में भरे कई लोग सड़कों पर उतर आए और कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीरों को आग के हवाले कर अपने गुस्से का इजहार किया। शी जिनपिंग की तस्वीरों के साथ लोगों ने वो पोस्टर भी जलाए जिन्हें वो अपने साथ प्रदर्शन के लिए लेकर आए थे। बॉयकॉट चाइना के पोस्टर वॉल पे लेके कोलकाता के पार्क सर्कस में शी जिनपिंग की तस्वीरें जलाई जा रही हैं। चीन के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में कुछ लोग तिरंगा लेकर भी पहुंचे। चीनी सेना के साथ झड़प में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए सभी प्रदर्शनकारियों ने काफी देर तक नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने देश भर के लोगों से भी चीन के सामान का बहिष्कार करने की अपील की। हम लोग जब तक चाइना का एक एक माल को प्रोडक्ट जब तक बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम लोग इस तरह रास्ते में रहेंगे। कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में जुटे लोगों ने ऐलान किया कि वो किसी भी सूरत में चीन में बना सामान नहीं खरीदेंगे। और ऐसा ही ऐलान यूपी के कई जिलों में चीन के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे लोगों ने भी किया। कोलकाता की तरह वाराणसी में भी जवानों की शहादत को नमन करते हुए कुछ लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया और चीन को सबक सिखाने के लिए उसके यहां बने सामान का पूरी तरह बहिष्कार का ऐलान किया। इस प्रदर्शन में कुछ बच्चे भी शामिल थे जिन्होंने LAC पर चीन की हरकत की निंदा की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया और काफी देर तक नारेबाजी भी की। सामानों का बहिष्कार करो। वाराणसी के अलावा कानपुर में भी चीनी सामान के बहिष्कार का ऐलान करते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों ने बीच सड़क पर LED टेलीविजन तोड़ डाले। LAC पर भारतीय जवानों की शहादत से गुस्साए लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ भी नारेबाजी की। चीनी राष्ट्रपति चीन के खिलाफ इस तरह के प्रदर्शन देश के कई हिस्सों में हुए। चीन से तनातनी के बाद तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया। खास तौर पर हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से लगने वाली चीन की सीमाओं पर हलचल अचानक तेज हो गई और कई जगहों पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां मार्च करती हुई दिखने लगी। श्रीनगर लेह हाईवे पर सेना की गाड़ियां लद्दाख की तरफ मार्च करती हुई दिखने लगी। इस हाईवे को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। हाईवे से गुजर रही आम लोगों की गाड़ियों को लौटा दिया गया। सड़कों के किनारे छोटे छोटे बंकर बनाकर तैनात जवान भी मुस्तैद दिखने लगे। चीन की सेना से हुई झड़प में शहीद हुए जवानों के शव पहले लेह के अस्पताल लाए गए थे, जहां उन्हें सेना के अधिकारियों ने आखिरी विदाई दी, लेकिन लेह के ही आसमान में सेना के हेलीकॉप्टर भी मार्च करते हुए दिखे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ बैठकों के बाद चीन से तनाव के मुद्दे पर कुछ अहम फैसले लिए गए, जिनके तहत तीनों सेनाओं को सबसे बुरे हालात से हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया।
मतलब ये कि अगर जंग की नौबत भी आए तो तैयारी पूरी हो। तीनों सेनाओं को यह भी संकेत दिया गया कि सेना की जरूरत से जुड़े हर सामान को एलएसी के पास पहुंचाने का काम तेज किया जाए। इसके अलावा लोकल कमांडर यानी एलएसी पर तैनात सेना की टुकड़ियों के कमांडर को फैसले लेने की पूरी छूट दी गई, जिसका मतलब यह है कि अगर एलएसी पर हालात बिगड़ते हैं या कोई भी घटना होती है तो बिना किसी प्रोटोकॉल का पालन किए या पहले से बाद जो प्रोटोकॉल थे उनका पालन किए कमांडर फैसला ले पाएंगे। सूत्रों का दावा है कि भारत और तिब्बत की सीमा पर तैनात आईटीबीपी को भी इन हालात में सेना के साथ जोड़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने भारत चीन सीमा के मौजूदा हालात पर चर्चा करने के लिए 19 जून को सभी पार्टियों की बैठक बुलाई। पीएमओ की तरफ से ट्वीट करके यह बताया गया कि 19 जून को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी पार्टियों से चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संकट पर बैठक शुरू करने से पहले उन्होंने 2 मिनट का मौन रखा और 2 टूक कहा कि भारत अपने जवानों की शहादत को जाया नहीं जाने देगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। प्रधानमंत्री ने भले ही चीन के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर उनसे सीधा सवाल पूछा और भारत चीन सीमा पर मौजूदा हालात के बारे में जानकारी मांगी। जब देश में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है तो प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया और 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई। चीन से हुई झड़प में शहीद हुए दीपक कुमार का पार्थिव शरीर अब तक उनके घर नहीं पहुंचा है। मध्य प्रदेश के रीवा में उनका परिवार उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहा है। उनके घर में मातम पसरा हुआ है। उनके परिवार की महिलाएं मोबाइल पर उनकी तस्वीर देखकर दुखी हैं। शहीद दीपक कुमार की कुछ महीनों पहले नवंबर में ही शादी हुई थी और लॉकडाउन के बाद उन्होंने छुट्टी लेकर घर आने की बात कही थी। फरवरी में आए थे 30 को आए थे तो 14 को चले गए थे। बोले थे कि अभी जून में आएंगे, मई में फिर ये हो गया, कोरोना की वजह से नहीं आ पाए। बोले अभी छुट्टी स्टार्ट हुई है तो अभी आएंगे इस महीने, अगस्त महीने में बोले थे अगस्त महीने में आऊँगा। वो घर की सलाह देते। इनकी शादी थी दीपक सिंह का और 23 नवंबर शादी के बाद में ये चले गए थे। बीच में अभी फरवरी में 14 फरवरी के आसपास ये आए थे अभी, और 14 फरवरी के आसपास अपना ये ख़त्म करके ड्यूटी निकल गए थे, चले गए थे। इनकी जो ड्यूटी लगी थी वो लेह लद्दाख में लगी हुई थी और लेह लद्दाख में अभी कल शाम को 10:30 बजे की घटना हो। 10:30 बजे इनके यूनिट से, इनके रेजिमेंट से कॉल आया रात को कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। मध्य प्रदेश में फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मुद्दे पर सियासी जंग शुरू हो गई। 2 दिन पहले बीजेपी के लोगों ने इसी मुद्दे पर दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज करवाया था और अब दिग्विजय सिंह ने भी शिवराज सिंह पर फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने थाने पहुंच गए। दिग्विजय सिंह के साथ उनके बेटे जयवर्धन सिंह भी मौजूद रहे। इलाके के कुछ कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में वो पुलिस के आला अधिकारी से मिलने उनके दफ्तर के अंदर दाखिल हुए। थाने के बाहर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस वाले वहां मुस्तैद दिखे। और एक फेक न्यूज जो दिग्विजय सिंह ने जब रिट्वीट की तो उन पर केस दर्ज हुआ है और मांग कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी राहुल गांधी से जुड़े उस न्यूज पर जो कि गलत थी उसको रिट्वीट करने पर केस दर्ज होना चाहिए। पुलिस अधिकारी से मिलने के बाद दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह पर फर्जी वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया। दी एडिटेड वर्जन को और किसी ने रीट्वीट किया है, उसके खिलाफ एफआईआर हो रही है, तो शिवराज सिंह चौहान ने भी वही जुर्म किया है। वहीं बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के आरोपों को खारिज करते हुए उन पर तंज कसा। अब ये तो राज्यसभा चुनाव है, चुनाव के बाद फिर आपको 6 साल अंतर ध्यान में मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लगातार दूसरे दिन बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में 15 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक का हिस्सा बने।
कोरोना संकट पर हुई इस चर्चा में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को महामारी को हराकर ठीक होने वाले लोगों की संख्या का प्रचार करना होगा, क्योंकि भारत में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद बड़ी है। साथ ही उन्होंने सभी राज्यों में टेस्टिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया। टेस्टिंग पर और अधिक बल देना है ताकि संक्रमित व्यक्ति को हम जल्द से जल्द ट्रेस और ट्रैक और आइसोलेट कर सकें। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी अभी की जो एग्जिस्टिंग टेस्टिंग कैपेसिटी है उसका पूरा इस्तेमाल हो। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हुए जवानों के घर मातम पसर गए। सोमवार की रात हुई इस झड़प में 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद तेलंगाना में शहीद कर्नल बी संतोष बाबू के घर उनके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अपने बेटे की तस्वीर के पास बैठे दोनों की आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। दुख की इस घड़ी में परिवार वालों के साथ आसपास के कई लोग उन्हें दिलासा देने पहुंचे। शहीद कर्नल की पत्नी भी कुछ बोल पाने की हालत में नहीं दिखी। बेटे को गोद में लिए वो चुपचाप बैठी रहीं। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में भी ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दी। शहीद हवलदार के पलानी के घर वाले इस घटना से पूरी तरह टूट चुके थे। गांव की महिलाएं घर वालों को चुप कराती नजर आईं। हालांकि परिवार वालों को दिलासा देने पहुंचे लोगों को भी वहां रोते हुए देखा गया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के राजेश ओरान भी चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हो गए। उनके घर वाले भी सदमे की हालत में दिखे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और उनके घर वालों के प्रति सहानुभूति भी दिखाई। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए जवान सुनील कुमार का पार्थिव शरीर विशेष विमान के जरिए पटना लाया गया। हवलदार सुनील कुमार पटना के पास बिहटा के रहने वाले थे और जैसे ही उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा, वहां का माहौल गमगीन हो गया। राज्य के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी समेत कई मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव भी मौजूद रहे। शहीद सुनील कुमार का अंतिम संस्कार उनके गांव में किया जाएगा। गुजरात के जूनागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर नाराजगी जताई और इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर दिया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता अपने हाथों में महंगाई के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर पकड़े थे। उनके हाथों में रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी की तरफ सरकार का ध्यान खींचने के लिए एक खाली गैस सिलेंडर भी दिखाई दिया, जिसे उन्होंने सड़क पर बनी महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने रख दिया। इतना ही नहीं, प्रदर्शन कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी शर्ट भी उतार दी और सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से भी झड़प हुई। इसके बाद पुलिस कुछ कार्यकर्ताओं को जबरन गाड़ी में बिठाकर ले गई। बताया गया कि कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के खिलाफ राज्य में कई जगह प्रदर्शन किया। इक्वाडोर में खास प्रजाति के कछुए को करीब 60 साल के बाद एक टापू पर वापस छोड़ दिया गया। इस कछुए की प्रजाति लगभग खत्म हो चुकी थी, जिसे बचाने के लिए इस कछुए को वहां के एक नेशनल पार्क में ले जाया गया था, जहां करीब 60 साल बिताने के बाद इस कछुए को दोबारा छोड़ दिया गया। पहले इस बड़े कछुए को एक गाड़ी में लादकर समंदर के किनारे ले जाया गया। इसके साथ 15 और कछुओं को भी वहां पहुंचाया गया। इन सभी कछुओं को नाव के जरिए एक टापू तक भेजा गया, जहां इन्हें छोड़ दिया गया। Nosotros sabemos que gracias a él hemos podido sacar नेशनल पार्क के कर्मचारियों के मुताबिक इस कछुए की वजह से ही उसकी पूरी प्रजाति को बचाया जा सका। ये कछुआ 1960 में वहां लाया गया था और तब से ऐसे 2000 से ज्यादा कछुए समंदर में छोड़े जा चुके हैं। इन पर लगातार निगरानी भी रखी जाती है। राजस्थान के धौलपुर में कैंसर से परेशान एक बीजेपी नेता ने नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम वहां पहुंच गई। इसके बाद कुछ कर्मचारी और गोताखोर नाव पर सवार होकर नदी में उनकी तलाश में जुटे नजर आए। काफी देर तक कोशिश के बाद भी बीजेपी नेता का शव नहीं मिला। पुलिस को नदी के पास खड़े एक स्कूटर से उनका सुसाइड नोट भी मिला। चंबल नदी में काफी मगरमच्छ होने की वजह से भी शव को तलाश करने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान लोगों को दी गई लोन पर मॉरेटोरियम की सुविधा पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लॉकडाउन में लोगों को राहत देने के लिए 6 महीने के मॉरेटोरियम का ऐलान किया था, यानी हर तरह के लोन पर 6 महीने के लिए ईएमआई न देने का विकल्प। इस दौरान ईएमआई नहीं देनी होगी, लेकिन मॉरेटोरियम खत्म होने के बाद इन 6 महीनों का ब्याज और उस ब्याज पर ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज ईएमआई में जुड़ जाएगा। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट ने सरकार से कहा था कि बैंकों से बात की जाए। लेकिन सुनवाई के दौरान बैंकों के संगठन ने दोहराया कि वो ब्याज नहीं छोड़ सकते।
यानी मोरेटोरियम लेने वाले ग्राहकों की EMI बढ़ाई ही जाएगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए मोरेटोरियम को घाटे का सौदा कहा। साथ ही यह भी कहा कि सरकार इस तरह हाथ खड़े नहीं कर सकती, सरकार को इस मामले का हल निकालना होगा। इस केस की अगली सुनवाई अब अगस्त में होगी, जब केंद्र सरकार इस पर कोर्ट को जवाब देगी। गुजरात के मंत्री ईश्वर पटेल को मास्क नहीं पहनना महंगा पड़ गया। गुजरात के अहमदाबाद में मंत्री ईश्वर पटेल बिना मास्क लगाए सचिवालय पहुंच गए, जिसके बाद उन पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों का बदला लेने की मांग करते हुए सरकार से जवाब मांगा। कोरोना वायरस संकट के बीच ये बात सामने आई कि इसके टेस्ट के मामले में दिल्ली 10वें नंबर पर है, जबकि मरीजों की संख्या में राजधानी का नंबर 3 है। इसके अलावा महाराष्ट्र सबसे ज्यादा केस होने के साथ टेस्टिंग में भी सबसे आगे है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के साथ चल रही तनातनी पर शुक्रवार को सभी दलों की एक बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली इस बैठक में सभी दलों के अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल स्टाफ को वेतन और जरूरी सुविधाएं देने के मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने सभी सरकारों को उनका बकाया वेतन देने को कहा। सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन नहीं देना एक कानूनी अपराध माना जाएगा और वो जल्द इससे जुड़ा आदेश जारी करेगी। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक आदेश जारी किया, जिसमें यह साफ किया गया कि जिलों में सभी फैसले डीएम ही लेंगे। इस आदेश के बाद जिलों के डीसीपी, नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर और दूसरे विभागों के प्रमुख डीएम को रिपोर्ट करेंगे। बिहार के भोजपुर के रहने वाले महज 23 साल के जवान चंदन कुमार गलवान घाटी में हुई झड़प में शहीद हो गए। इसकी खबर मिलते ही परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। शहीद जवान चंदन कुमार की मई में शादी होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। शहीद चंदन अपने घर के सबसे छोटे बेटे थे और सबसे लाडले थे। परिवार के लोग चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहे हैं। उनके 4 भाई है, एक देव कुमार जो है अभी EME में है, सुधार है, एक दूसरा भाई भी आर्टिलरी में है और एक तीसरा भाई नैन बिहार में है और चौथा 16 बिहार में। बहुत ही होनहार लड़का था और इसका शुरू से ही था कि हमको सेना में जाना है और देश की सेवा करना है, और देश की सेवा करते हुए देश के लिए शहीद हो गया। और इस जवान को मतलब शहादत बेकार नहीं जाना चाहिए और सरकार से हम यही मांग करते हैं कि एक जवान की जगह 20 जवान को होना चाहिए और उनको सबक सिखाना चाहिए। पंजाब के गुरदासपुर में जमीन विवाद में 2 सगे भाइयों की हत्या के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने हाईवे पर प्रदर्शन किया। परिवार ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की और हाईवे पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन में परिवार और रिश्तेदारों के अलावा गांव के लोग भी शामिल हुए, जो तपती धूप में दरी पर बैठकर धरना देते नजर आए। प्रदर्शन में शामिल कई महिलाएं फूट फूट कर रोती दिखीं। बताया गया कि वारदात में मरने वाले एक व्यक्ति की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। हाईवे पर प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही वहां भारी पुलिस बल पहुंच गया और लोगों को शांत कराने लगा। प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर जाम लग गया था, जिसे खुलवाने के लिए पुलिस ने लोगों से वहां से हटने की अपील की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस मामले में सभी आरोपियों को तुरंत पकड़ने और सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। सारे गिरफ्तार होने चाहिए, उन्होंने अरेस्ट करो। पुलिस ने लोगों को भरोसा दिया कि इस वारदात में शामिल कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी आरोपियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने पर्चा दर्ज किया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 2 दोषी गिरफ्तार करने वाले रहते हैं। लेकिन लोगों ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। गलवान में शहीद होने वाले 20 जवानों में पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले सतनाम सिंह भी शहीद हो गए। खबर मिलने पर शहीद के परिवार में मातम पसर गया। शहीद के परिवार के लोग दुख में डूब गए और चीन से सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। हमारे को साथ पर मान भी है और हो सके तो इसका मैं ज़रूर फौज में नौकरी कर रहा हूँ, तो मेरे मन में ऐसी रहेगा कि मैं इसका बदला जरूर लूँगा। केरल में कांग्रेस के छात्र संगठन केएसयू ने राज्य सरकार के खिलाफ राजधानी तिरुवनंतपुरम में मार्च निकाला। मार्च में सैकड़ों प्रदर्शनकारी शामिल हुए, जिन्होंने न तो जरूरी दूरी का ध्यान रखा और न ही चेहरों पर मास्क लगाया।
और मार्च करते हुए प्रदर्शनकारी राज्य के सचिवालय तक पहुंच गए। पुलिस वाले भी हर तरह के हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी के साथ दिखे। जहां हालात संभालने के लिए पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी, लेकिन प्रदर्शनकारी छोटे छोटे ग्रुप बनाकर पानी की बौछारों के सामने डटकर खड़े रहे। थोड़ी देर में प्रदर्शनकारियों की भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। ज्यादातर लोग तो भाग गए, लेकिन कुछ लोग फिर भी बैरिकेडिंग के सामने डटे रहे। काफी देर तक प्रदर्शनकारी सड़क के बीचों बीच बैठकर नारेबाजी करते रहे। पूरे विरोध प्रदर्शन में कोरोना से जुड़े किसी एहतियात का कोई ध्यान नहीं रखा गया। न तो सड़क पर मार्च करते वक्त, न मीडिया से बात करते वक्त और न ही सड़क पर बैठते हुए ही जरूरी दूरी का किसी ने ख्याल रखा। यहाँ तक कि किसी भी प्रदर्शनकारी ने चेहरे पर मास्क, गमछा या रुमाल तक रखना जरूरी नहीं समझा। सीमा पर तनाव के बीच चीन की टेलीकॉम कंपनियों पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। टेलीकॉम विभाग ने BSNL को निर्देश दिया है कि 4G फैसिलिटी के अपग्रेडेशन पर किसी भी चाइनीज कंपनियों के बनाए उपकरणों का इस्तेमाल ना किया जाए और पूरे टेंडर को नए सिरे से जारी किया जाए। सभी प्राइवेट सर्विस ऑपरेटरों को निर्देश दिया जाएगा कि चाइनीज उपकरणों पर निर्भरता बहुत तेजी से कम की जाए। सरकारी सूत्रों के मुताबिक चाइनीज कंपनियों के उपकरणों के नेटवर्क की सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन की सरकार ही इन कंपनियों की असली मालिक है। यूपी के मथुरा में मामूली विवाद में दो गुटों के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच लूडो खेलने के दौरान कहासुनी हुई, जो कुछ ही देर में झड़प में तब्दील हो गई और दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। ऐसा लगा जैसे मोहल्ले की सड़क लड़ाई के मैदान में तब्दील हो गई हो। करीब 50 लोग ईंट पत्थरों से एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दिए। पत्थरबाजी में एक गुट हावी पड़ा, जिसके बाद दूसरे गुट के लोग पथराव करते हुए धीरे धीरे वहां से पीछे हटते दिखाई दिए। इससे पहले दोनों पक्षों में हाथापाई भी हुई। इसमें शामिल लोग अपने अपने घरों से निकले और एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। बचने के लिए कुछ लोग पास के मकानों में छिपते भी नजर आए। वहीं पुलिस के आने की खबर सुनते ही पथराव कर रहे लोग घटना वाली जगह से भाग खड़े हुए। भाग जाओ, पुलिस आ गई, भाग जाओ, एक भी मत रुकिए, भाग जाओ, पुलिस आ गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। घटना में शामिल लोगों की पहचान करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बिहार के वैशाली में शहीद जय कुमार सिंह के पार्थिव शरीर का इंतजार किया जा रहा है। चीन सैनिकों के साथ झड़प में वो शहीद हो गए थे। शहीद जय कुमार सिंह के बड़े भाई भी सेना में हैं। पिता के मुताबिक बचपन से ही जय कुमार सिंह ने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। परिवार के लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार से शहीद का स्मारक बनाने की मांग की है। कितने भाई बहन थे ये? एक बहन और 4 भाई। ये सबसे बड़े थे या छोटे थे? नहीं, वो अति माजिल था। 2 नंबर। और इनके बड़े भाई? वो भी है आर्मी में। हरियाणा के कैथल में नौकरी से निकाले गए कुछ टीचरों ने शिक्षा मंत्री के सामने हंगामा कर दिया। हंगामे से ठीक पहले हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर वहां एक यूनिवर्सिटी के हवन कार्यक्रम में पहुंचे, जिसकी खबर मिलते ही वो सभी टीचर भी वहां पहुंच गए जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी से निकाला गया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से रोका तो उन्होंने वहीं पर खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का काफिला वहां से निकलने लगा, जिसे देख कुछ प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। ये देख पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूल गए और वो भी दौड़ पड़े। मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस वालों ने तुरंत एक गाड़ी तो गेट से बाहर निकलवा दी, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों ने तब तक दूसरी गाड़ी को घेर लिया। फिर पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और गाड़ी के पास से जबरन सभी लोगों को हटाया गया। पुलिस की कार्रवाई से प्रदर्शनकारी ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने मंत्री के काफिले की तीसरी गाड़ी के गुजरने से पहले ही गेट बंद कर दिया। काफी देर तक उन्होंने गाड़ी को घेरे रखा और फिर पुलिस के समझाने पर ही लोग वहां से हटे। मणिपुर में 9 विधायकों के सरकार से अलग होने के बाद एनडीए सरकार मुश्किल में आ गई है और वहां अब कांग्रेस सरकार बनाने में जुट गई है। बीजेपी के 3 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जबकि एनपीपी के 4 विधायकों ने भी एन बीरेन सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। एक टीएमसी और एक निर्दलीय विधायक ने भी एनडीए सरकार से नाता तोड़ लिया है। अब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के प्रभारी गौरव गोगोई को सरकार बनाने की संभावना तलाशने को कहा है। 2017 में 28 सीटें जीतने के बाद भी
कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी क्योंकि राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने 21 सदस्यों वाली बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया था और बीजेपी ने अन्य के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। 60 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 31 विधायकों का समर्थन जरूरी है। We decided that through our support to this government and that the ministers will resign from their ministership. They have already resigned from the primary membership of the BJP. They have already joined to our party, Congress party. Now we are organizing a small reception ceremony here. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल देश भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के बकाये वेतन के भुगतान का निर्देश दिया। इस मामले पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को जल्द बकाया वेतन मिले, इसके लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो सभी राज्य सरकारों को बकाया वेतन देने के लिए आदेश जारी करे। साथ ही अदालत ने कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों और नर्सों को बेहतर सुविधाएं देने को भी कहा। इस मामले में एक जनहित याचिका दाखिल कर कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और नर्सों को कई महीनों से वेतन नहीं देने का आरोप लगाया गया था। हालांकि सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिया कि स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन न देना अब एक कानूनी अपराध माना जाएगा। अनुपम खेर ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। अनुपम खेर ने लद्दाख में चीन की सेना के साथ झड़प में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन तमाम फौजियों को, अफसरान को जो सीमा पर हमारी रक्षा करते हुए शहीद हुए कल, उनको मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक क्वारंटीन सेंटर में जन्म के बाद एक बच्चे की मौत हो गई। दावा किया गया कि वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से महिला और बच्चे को अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। कोई नहीं आया यहाँ पे, हमने खुद यहाँ क्वारंटीन के लोगों ने किया। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से अपील की कि राज्य में काम धंधे शुरू करने के लिए दूसरे राज्यों के मजदूरों को लाने का इंतजाम किया जाए। जो माइग्रेटेड लेबर्स है, माइग्रेटेड लेबर्स अभी फिर आना चाहिए, वापिस आना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कुछ लोगों ने लद्दाख मामले पर चीन के खिलाफ नारेबाजी की। वाराणसी में लद्दाख मामले पर चीन का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया गया। साथ ही इन लोगों ने चीन का सामान बैन करने की मांग की। गलवान घाटी में चीन सैनिकों के साथ झड़प में शहीद कर्नल बी संतोष बाबू का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच गया है। लद्दाख से स्पेशल विमान से उनके पार्थिव शरीर को हैदराबाद ले जाया गया, जहां तेलंगाना के राज्यपाल और राज्य के उद्योग मंत्री समेत कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर पहुंचे और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। इसके बाद उनके पैतृक गांव तेलंगाना के सूर्यापेट में उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। शहीद कर्नल बी संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट में कमांडिंग ऑफिसर के पद पर तैनात थे। शहीद कर्नल के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे भी हैं। कोलकाता में एक थाने में ज्ञापन देने जा रहे बीजेपी के नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी के सांसद सौमित्र खान और अर्जुन सिंह को पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि हाल ही में शमशान घाट का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बुरी तरह खराब हो चुके कुछ शवों को जलाते देखा गया था। लोगों को कोरोना के मरीजों के शव होने का शक था और इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा और वो बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन देने निकल पड़े। ज्ञापन देने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता इतनी संख्या में उमड़ पड़े कि इसने विरोध प्रदर्शन की शक्ल ले ली। फिर तो उत्साहित कार्यकर्ताओं ने पार्टी के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। कोरोना महामारी के दौरान भीड़ पर रोक के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं के हुजूम ने इसकी परवाह नहीं की। सड़क पर भीड़ की भनक लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस कार्यकर्ताओं के हुजूम को थाने जाने से रोकने पर अड़ गई तो बीजेपी के सांसद उनसे बहस करते नजर आए। बीजेपी के नेता 5 आदमियों के साथ ज्ञापन देने की इजाजत मांगते दिखे, लेकिन पुलिस इस पर भी तैयार नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों को थाने नहीं जाने देने पर अड़ी पुलिस ने बीजेपी के दोनों सांसदों सहित कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अपने नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी बीजेपी के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं हुए और थाने की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने जब इन कार्यकर्ताओं का रास्ता रोक दिया तो वो सड़क पर ही धरने पर बैठते नजर आए।
भारत और चीन के बीच लद्दाख में लगातार बढ़ते तनाव पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उनसे देश को सच बताने की अपील की। हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए। राहुल दास बीजेपी को नागवार गुजरा। बीजेपी ने राहुल पर सेना और सरकार पर हमेशा सवाल उठाने का आरोप लगाया और दावा किया कि भारत की बढ़ती धमक से वो परेशान है। राहुल गांधी की त्रासदी यह है, वे कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मसलों पर भी ललकारने और उलाहना की भाषा में बात करते हैं। आज पूरी दुनिया में चीन अलग थलग पड़ गया है। G7 में भारत को आमंत्रित किया जा रहा है, पर राहुल गांधी को भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा अच्छी नहीं लग रही है। लद्दाख की गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत पर देश भर में सियासी दलों ने प्रदर्शन किया। बिहार की राजधानी पटना में तो एलजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले को आग के हवाले कर अपनी नाराजगी जाहिर की। यही नहीं, प्रदर्शन में शामिल एक आदमी चीन का झंडा लिए दिखाई दिया, जिस पर मुर्दाबाद लिखा नजर आया। इस बीच प्रदर्शन कर रहे एक कार्यकर्ता ने तो सरकार से चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर दी। जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, 24 घंटे के अंदर चीन में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की, तभी हम लोग चैन का नींद सोएंगे। इसी तरह शहर के कारगिल चौक पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता शी जिनपिंग की तस्वीर को चप्पल से मारते दिखे। इसके बाद विरोध जताने के लिए प्रदर्शनकारियों ने चीन में बने सामान में आग लगा दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्पार्क्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी चीन का विरोध जताने के लिए दूसरी पार्टियों की तरह शी जिनपिंग का पुतला जलाया। बाद में पार्टी के कार्यकर्ता चीन के सामान को तोड़ते नजर आए। वहीं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वहां कई कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लेकर खड़े दिखाई दिए, जिन पर पीएम नरेंद्र मोदी से शहीद जवानों के लिए इंसाफ की मांग की गई थी। इस बीच शिवसेना ने चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए जवानों के बहाने पीएम पर हमला बोला। शिवसेना नेता संजय राउत ने एलएसी के हालात पर सीधे पीएम को निशाने पर लिया। बिना गोली चलाए लोग मारे गए हैं हमारे। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने देश के सामने आकर सच क्या है, क्या हुआ है, उस बारे में बताना जरूरी है। गुजरात के सूरत में लोगों ने चाइनीज टीवी तोड़कर चीन के खिलाफ विरोध जताया। भारत और चीन की सेना के बीच झड़प के बाद कई जगह लोग गुस्से में दिखाई दिए और चीन के खिलाफ विरोध जताते हुए कुछ लोगों ने बालकनी से एक चाइनीज टीवी नीचे फेंक दिया, जिसके बाद नीचे खड़े लोग टीवी को तब तक तोड़ते रहे जब तक वो चकनाचूर नहीं हो गया। एलएसी पर चीन की कायराना हरकत से नाराज लोग अब चाइनीज सामान का बहिष्कार करके विरोध जता रहे हैं और लोगों से चाइनीज सामान का इस्तेमाल न करने की भी अपील कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में गलवान घाटी की घटना के बाद जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने चीन के सामान के विरोध में प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। और इस घटना के बाद जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने चीन के सामान के विरोध में शहर के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान कई कार्यकर्ता चीन के खिलाफ लिखे नारों की तख्तियां और पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते दिखे। खुद पप्पू यादव एक हाथ में गुलाब का फूल और दूसरे हाथ में एक तख्ती लेकर चीन के सामान का विरोध करते नजर आए। गलवान इलाके में भारतीय सैनिक पर हुए हमले के विरोध में पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ पटना के एक बड़े मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं चाइनीज सामानों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोग कोरोना से बचने के लिए न तो मास्क लगाए दिखे और न ही कपड़े से मुंह को ढकने की जरूरत समझी। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके बाद पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंच गए, जहां उन्होंने दुकानदारों से चीन में बना सामान नहीं बेचने की अपील की। मेरा सिर्फ आग्रह है कि चाइनीज सामान को आप लोग बंद करें।
मेरी विनती है। बाद में गलवान घाटी की घटना के बहाने पप्पू यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। ना ही कूटनीतिक रूप से हम जवाब दे पाए, अभी तक अपनी जमीन भी हम ले नहीं पाते हैं, और समझौता होता है तो फिर हमारे ही जमीन पर आधा कदम पीछे जाने